हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। द सब्जेक्ट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दिस चैप्टर इज़ basically talks about section 7 and some related sections which comes in the starting of the act, and these sections are actually really important to understand because they form the base of what is going to come next in the syllabus. आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उसका ये बेस बनाता है। ओके, सो बेसिकली क्या था जीएसटी में, बिफोर जीएसटी जो बाकी टैक्सेस होते थे हमारे विच आर नाउ प्रिज्यूम्ड अंडर जीएसटी, वहाँ पे सप्लाई वर्ड नहीं यूज़ होता था। वंस जीएसटी हैज़ come into force in India, the word supply has been used in the act everywhere. So we should be very aware of what supply actually is. ये सबसे basic question होता है. Even after you clear your CA intermediate and you go for articleship, वहाँ पे the first question they ask related to GST is the definition of supply, which is in section 7. So without wasting any time, let's first go and see what is supply. We'll directly go to the bare act. Yeah. So this is, they have basically given over here in this particular table, they have just given that what is the overview of this chapter, what are we going to cover, starting from section 7, which is the meaning and scope of supply. We'll go ahead to section 8, that is taxability of composite and mixed supplies. ये सब आपको आगे मैं समझा दूँगा. Then we have 3 schedules in the CGST Act, that is schedule 1, 2 and 3. So this also will cover afterwards. Yeah, so this is the main section, section 7, meaning and scope of supply. अब ना section 7 के अंदर भी बहुत सब sections हैं और सब sections के अंदर बहुत सारे clauses हैं. So now we have to understand these very properly. Starting with subsection 1 and clause A of subsection 1, what it says: all forms of supply of goods or services, all both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, which is made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. Okay, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये तो समझ आ गया कि हमने गुड्स सप्लाई करी या कोई सर्विस सप्लाई करी या दोनों सप्लाई किया. अब किस वे में हमने सप्लाई किया, या तो हमने सेल करी, हमने गुड्स बेचे, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करी हमने. ट्रांसफ़र, हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, मेरे नाम पे गुड्स हैं, मैंने गुड्स किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो दिस इज़ ट्रांसफ़र, वो भी सप्लाई मानी जाती है. मेरी कंपनी है, उसके कुछ एसेट्स हैं, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के नाम पे वो ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र, और उसको सप्लाई माना जाता है. देन बार्टर. बार्टर आपने सुना होगा 11th-12th में इसका पढ़ाते हैं. बेसिकली बार्टर वॉज इन द अर्लियर टाइम्स वी यूज़ टू टेक समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, राइट. सो वो बार्टर सिस्टम था. दैट ऑल्सो इज़ कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. एक्सचेंज तो सबको पता है, लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं, एक्सचेंजेस, यू नो, वी एक्सचेंज द थिंग्स फॉर अनदर, उसको भी सप्लाई माना जाता है. लाइसेंस, व्हेन वी गेट द लाइसेंस डू एनीथिंग, वी गेट द लाइसेंस टू रन आवर बिजनेस. Okay, we get, there are various kind of licenses. Real estate companies get licenses for their projects. All that is covered under supply. Rental, this is quite obvious, right? रेंटल तो पता ही है. ओके, लीज़, हम कोई चीज़ लीज़ पे लेते हैं, फिनेंस लीज़, ऑपरेटिंग लीज़, यू नो, यू स्टडी लीज़ इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
ठीक है, ये सब चीज़ें, ये भी सप्लाई माना जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, डिस्पोजल। हम कुछ डिस्पोज कर रहे हैं, वी हैव अ एसेट विच इज़ रिटन डाउन टू इट्स रेसिडुअल वैल्यू, हमें वो डिस्पोज करना है, उसको भी सप्लाई माना जाता है, दैट ऑल्सो इज अ सप्लाई। द मेन थिंग हियर कम्स इज which is made or agreed to be made for a consideration. It should always involve a consideration. अगर consideration involve नहीं है तो वो supply में नहीं आएगा। कुछ केसेस में आ भी जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो मैंने शेड्यूल्स बताए थे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे सेक्शन 7(1)(a) में कंसिडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, मेड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मैंने वो सेल कर दिया, क्या वो मेरा बिज़नेस है? नहीं। मैं रोज़ के काम में बिज़नेस में सॉरी मैं रोज़ के काम में फ़ोन्स नहीं बेचता, राइट, मेरा बिज़नेस नहीं है वो, तो वो सप्लाई नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली इसमें जितने भी टर्म्स हैं, राइट, वो बिज़नेस के रिलेटेड अगर मैं कर रहा हूँ तो वो सप्लाई में आएगा। मैं पर्सनली कुछ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन, राइट, ठीक है। दिस वॉज बेसिक। अब आफ्टर सेक्शन 7(1)(a) इसके आगे बी नहीं है, इसके आगे AA है। इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ लाइक इससे रिलेटेड ही कुछ आ रहा है, ओके, या दिस इज AA, राइट। What it says, the activities or transactions by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment, other valuable consideration. Okay, explanation हम पढ़ते हैं। First I'll explain what basically इसमें क्या लिखा है। The activities or transactions, कोई भी kind of activity या कोई transaction कोई person कर रहा है was other than individual, ठीक है। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत कुछ मेंशनड है कि बहुत टाइप ऑफ देयर लॉट ऑफ टाइप ऑफ एंटिटीज़, राइट, क्लब्स हो गए, यू नो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस, पार्टनरशिप बिजनेसेस, सोसाइटीज़ एंड ऑल दैट, वो सब है अदर दैन इंडिविजुअल। आप जो सोच सकते हो, विच इज़ गवर्न अंडर सम लेजिस्लेशन, दैट comes under this, right। अब ऐसी किसी एंटिटी ने अपने मेंबर को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या मेंबर्स ने उस एंटिटी को फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन कोई ट्रांजैक्शन हुई है, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या तो मैं कह रहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन, any transaction has taken place which has involved a certain entity. The easiest example is a club, ठीक है ना। For example, let's take golf club. There are golf clubs in every cities. अब उसके बहुत सारे members भी होते हैं जो annually fees पे करते हैं, ठीक है। अब ऐसी किसी क्लब ने अपने members को या मेंबर्स ने उस क्लब को कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई कुछ एक्टिविटी हुई है, उसको भी सप्लाई के अंदर माना जाएगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन में भी क्या लिखा है, इट्स रिटन दैट द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स, बेसिकली जो क्लब है और क्लब के मेंबर्स हैं, they shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transactions shall be deemed to take place from one such person to another. Quite obvious, अगर क्लब मेरे को कोई पेमेंट कर रहा है या मैं क्लब को कोई पेमेंट कर रहा हूँ, तो हम दोनों को, मतलब क्लब को और मेरे को अलग अलग माना जाएगा एज पर द लॉ। क्वाइट ऑब्वियस, राइट, ठीक है। Okay, now we are done with this section 7 का first subsection. Now we move on to, oh sorry, we are not done with the first subsection. We are done with subsection 1 clause AA and AA. Now we come to the clause
B of section 7.1. Section 7.1b basically talks about importation of services. ठीक है, importation of services क्या होता है? मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैंने किसी फॉरेन कंट्री से सर्विसेज अवेल करी हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्विस मैंने अवेल करी है बाहर से, तो उसको कहेंगे कि आई एम इम्पोर्टिंग सर्विसेज. जैसे हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं. बस यहाँ पे कोई फिज़िकल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बस सर्विसेज मेरे पास आ रही है, बिकॉज सर्विसेज इज़ इंटेंजिबल, राइट. तो वो इंपोर्ट कर रहा हूँ. आगे क्या लिखा है? इट इज़ फॉर अ कंसिडरेशन. अगेन पेमेंट कर रहा हूँ मैं, पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें. दिस इज़ इंटरेस्टिंग नाउ. वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस. चाहे वो मैं अपने बिज़नेस के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने बिज़नेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने कंट्री में, इंडिया में, तो उससे सप्लाई माना जाएगा. इट विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. ठीक है. एंड देन द लास्ट क्लॉज, section 7.1c just says that the activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. ये यही कह रहा है कि शेड्यूल 1 में जो भी लिस्टेड है एक्टिविटीज़, वो तब भी सप्लाई मानी जाएंगी चाहे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो उनमें. ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन यहाँ पे होना चाहिए, बट शेड्यूल 1 ये कहता है कि चाहे कंसिडरेशन ना है, हम फिर भी उसका सप्लाई मानेंगे. ठीक है. नाउ वी मूव अहेड. दिस इज़ सबसेक्शन 1A. ठीक है. ये भी सेक्शन 7.1c से सिमिलर है, ये भी दूसरे शेड्यूल को रेफरेंस दे रहा है. सो दिस बेसिकली सेज that where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. schedule 2 पता है क्या होता है? schedule 2 एक ऐसा शेड्यूल है जो स्पेसिफाई करता है कि whether the supply of a certain thing is either goods या services. The most basic example is of a restaurant. When we go to a restaurant, do we take is there a supply of goods or services? That is the main confusion. The schedule 2 of the CGST Act clarifies certain type of activities or transactions are either goods or services, right? So that we'll see next. As of now, we'll go to the subsection 2. So it says, notwithstanding anything contained in subsection 1, A, clause A, again, अच्छा, this is schedule 3. schedule 3 को हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं. नेगेटिव लिस्ट क्यों कहते हैं? नेगेटिव लिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में लिस्टेड होती हैं उस पर GST लेविएबल नहीं होता, राइट. दे आर नॉट लेविएड अंडर GST, दे आर नॉट एप्लीकेबल अंडर GST. ओके, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, बस उन पर लगता ही नहीं GST, राइट. स्पेशली ऐसे शेड्यूल में एग्जेम्पशंस का भी चैप्टर आएगा आगे, उससे अलग है ये. ठीक है. Then clause B, such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendations of the council. Basically section 7 सबसेक्शन 2 के क्लॉज B में ये लिखा है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस जो कि सेंट्रल, स्टेट या किसी लोकल अथॉरिटी ने अंडरटेक करी है जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटी जैसे इंगेज हैं, उन्हें भी सप्लाई माना जाएगा. नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीचे लिखा है शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज.
तभी तो शेड्यूल 3 की बात आई ना, तभी तो उसकी बात आई। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, जीएसटी लगता ही नहीं है। और साथ साथ जो ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस हैं जो CGST या लोकल अथॉरिटी अंडरटेक कर रही है, वो भी, उसमें भी जीएसटी नहीं लगता। दैट इज़ नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। अब सेक्शन 7 का लास्ट सबसेक्शन है, सबसेक्शन 3। It says that subject to the provisions of subsection 1, 1A and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as A supply of goods and not as a supply of services, a supply of services and not as a supply of goods। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि जो जीएसटी काउंसिल है उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो गवर्नमेंट है, दे विल बाय थ्रू अ नोटिफिकेशन दे विल specify कि which of the transactions are to be treated as a supply of goods and not services and as a supply of services and not goods, like vice versa। तो वो थ्रू नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। CBIC की वेबसाइट है, वहाँ पे यू कैन एसेस, तो यू कैन यू हैव ऑल द एक्सेस टू नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। बेयर एक्ट भी है वहाँ पे, CGST एक्ट, SGST एक्ट एंड IGST एक्ट, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग विल गो डाउन। ये एनालिसिस है, तो बेसिकली इसको ISA ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखा है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। चार्ट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, राइट। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चार्ट भी है यहाँ पे विच गिव्स द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन, राइट। अच्छा है, ठीक है। चलो, सेक्शन 7 तो हमें काफ़ी हद तक समझ आ गया, राइट। गुड सर्विसेज की डिस्टिंग्विश किया हुआ है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन दी हुई है यहाँ पे। ये वही सब है जो मैंने बताया था, राइट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो मैंने बताया था। शॉपकीपर ने पेन सेल किया फॉर 100 रुपीज़ टू दी बायर। सेल के बाद में पेन बायर का हो गया और शॉपकीपर का उस पर कोई राइट नहीं है। ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये सेक्शन 7 के अंदर कवर है। और ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर A। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी है, उसने गुड्स ट्रांसफ़र करे अपनी फैक्ट्री से अपने डिपो के लिए फॉर द सेल पर्पजेज़। मेरी फैक्ट्री में सामान पड़ा है, मैंने डिपो में भेजा है फॉर सेल। वो मैंने ट्रांसफ़र किया ऑब्वियसली थ्रू व्हीकल्स या थ्रू एनी मोड, ये ट्रांसफ़र किया मैंने। अब सेल तो लेकिन हुई नहीं ना, तो मैंने तो बस ट्रांसफ़र किया है, राइट। लेकिन इसको वो सप्लाई मानते हैं, ओके। ये बार्टर का काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। ठीक है, तो डॉक्टर ने हेयर कट करवाया फ्रॉम द बार्बर, उसके बदले में बार्बर ने मेडिकल कंसल्टेंसी अवेल कर ली फ्रॉम द डॉक्टर। तो किसी चीज़ के बदले हमने कोई और चीज़ अवेल कर ली, तो इसको हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्पस, क्योंकि इस पे आपको वो क्वेश्चंस में फंसा सकता है, थ्योरी क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल में भी फंसा सकता है ना, ऐसे कोई केस दे दे। ठीक है, पढ़ते हैं करके, एक एक करके, ठीक। ओके, सो द फर्स्ट केस इज डोनेशंस रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्विड प्रो क्यो। ओके, क्विड प्रो क्यो, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? बेसिकली क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, राइट। 12th स्टैंडर्ड में एक ऐसा टॉपिक आता है वेयर वी टॉक अबाउट टैक्सेस, ओके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
सो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ आती है, नो क्विड प्रो क्यो। ठीक है, उसका भी यही मतलब होता है कि यू शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, सेम इज़ द थिंग विद चैरिटी। व्हेन यू आर डूइंग चैरिटी, यू शुड नॉट डू इट विद द फीलिंग कि मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले, है ना। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर डूइंग चैरिटी, it has to be in a philanthropic way, okay, out of philanthropy, out of your goodwill, right? ये सेम चीज़ लिखी है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, जो भी यहाँ सब मेंशन है, यहाँ पे लोग आके फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, राइट। अब ये हम क्यों करते हैं? इट इज़ आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ फॉर चैरिटी पर्पसेस, तो मैं वहाँ जाके कुछ डोनेट कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर, राइट। इफ़ आई एम गोइंग टू एन ओल्ड एज होम, आई एम गिविंग सम नेसेसिटीज़ टू द एज्ड people living there, it is out of my goodwill। मेरा मन करता है, ठीक है, आई वॉन्ट कि मैं उनको कुछ दूँ, आई गेट पीस, राइट। अच्छा लगता है मेरे को अंदर से, इसलिए मैं देता हूँ। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे बदले में भी कुछ मिलेगा, है ना। लेकिन अब अच्छा, और क्या क्या होता है ना इसमें, बेसिकली एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई टेंपल है। अब टेंपल में एक हॉल के पैसे मैंने भरे, ठीक है, मैंने डोनेट किया, आई डोनेटेड हॉल टू अ टेंपल, जहाँ पे वो सब अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं। अब वो हॉल के आगे मैंने अपनी नेम प्लेट लगा ली, ठीक है, कि मैंने ये डोनेशन दी है, तो मेरा नाम आ गया। ठीक है, जस्ट टू एक्नॉलेज कि ये एक्चुअली वो हम नहीं करते, टेंपल वाले खुद ही करते हैं। हम आप कह दो उनको या कहो भी मत, वो आप अपने आप ही कर देते हैं, राइट, क्योंकि आपने उनको डोनेशन प्रोवाइड करी है। देन दे विल ऑलवेज डू दिस फॉर यू। ठीक है, दे विल एक्नॉलेज योर डोनेशन। बट अगर आप उनको कहो कि नहीं नहीं, आप मेरा नाम मत लिखो, आप मेरे बिज़नेस का नाम लिख दो, ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जब भी डिवोटीज़ आएंगे टेंपल में, वो नाम पढ़ेंगे बिज़नेस का, तो वो सोचेंगे कि वाह, ये बिज़नेस का ओनर इतना अच्छा है, इतने साफ मन का है वो, कि उसने डोनेशन के तौर पे पूरा हॉल दिया है, राइट। तो वो उससे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो हमेशा उनको याद रहेगा। तो इससे क्या होगा, एनी टाइम दे विश टू अवेल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ऑफ द काइंड विच यू आर प्रोवाइडिंग, वो आपको प्रेफर करेंगे। तो इससे फाइनेंशियल गेन होगी आपकी, है ना। आपने डोनेशन दी और उसके बदले में आपको फाइनेंशियल गेन हो गई, ये तो क्विड प्रो क्यो हो गया, यू गॉट समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। ठीक है, तो सरकार क्या कहती है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको सप्लाई माना जाता है। ठीक है, इट्स बिकॉज क्यों माना जाता है, क्योंकि वो डोनेशन नहीं रही, वो एडवर्टाइजमेंट होगी आपकी, है ना। आपने पैसे दिए और आपका फ़ायदा हो गया, है ना, कमर्शियल गेन हो गया आपका, जो यहाँ पे लिखा है कमर्शियल गेन। ठीक है, तो इसलिए उसको सप्लाई माना जाता है। अगर आप अपना नाम लिख दोगे बस, है ना, अगर आप अपना बस नाम दे रहे हो, उसको नहीं माना जाता सप्लाई, है ना, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी कमर्शियल गेन फ्रॉम सच थिंग्स। बट इफ़ यू आर गिविंग अ बिजनेस नेम, तो उसको माना जाता है एज अ सप्लाई, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ artworks sent by the artist to galleries for exhibition is not a supply, as no consideration flows from the gallery to the artist। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है
कि आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज वेयर इट इज़ एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, राइट। जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी उनका आर्ट वर्क होता है और वो चाहते हैं कि ये कहीं पे हम डिस्प्ले करें, इसको शो करें, तो वो आर्ट गैलरीज़ को अप्रोच करते हैं और आर्ट गैलरीज़ अपनी तरफ से उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं फॉर दी आर्टिस्ट, ताकि लोग आएँ और उनके जो डिस्प्ले पे लगे हुए हैं वो देखें, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने पेंटिंग बनाई है और मैं आर्ट गैलरी में गया, मैंने वहाँ पे पेंटिंग अपनी दे दी। अब ऐसा नहीं है कि आर्ट गैलरी वाले मेरे को पैसे देंगे उसके, आई विल नॉट गेट रिसीव एनी कंसिडरेशन फॉर दैट, राइट। ठीक है, आर्टिस्ट को उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं until and unless you're a very big artist and you actually are into this thing of giving up artwork and receiving money for that. उसके अलावा if you are a decent artist and mainly ये बहुत पॉपुलर है, quite common though not popular, common है कि आर्टिस्ट ये सब करते हैं, राइट। अब इस केस में उसको सप्लाई तो नहीं माना जाएगा, कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले पे लगी होती हैं आर्ट वर्क्स, दीज आर फॉर सेल। जो लोग इसको देखने आते हैं, अगर उनको कुछ पसंद आ जाए दे कैन परचेज़ इट, राइट। अब परचेज़ करें तो आर्ट गैलरी को वो पे करेंगे। अब यहाँ पे तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया, आर्ट गैलरी का तो बिज़नेस है ये, तो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस के अंदर भी ये आ गया, फिर तो सेक्शन 7 अप्लाई होगा इसमें, सारी कंडीशंस इसकी फुलफ़िल होगी सेक्शन 7 की, है ना। जो आर्ट वर्क है वो गुड्स के अंदर आते हैं, राइट, दे आर टेंजिबल, दे आर गुड्स। जो आर्ट गैलरी है इट इज़ अ बिज़नेस, उसका ये काम है, ठीक है। दे आर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, दे आर डूइंग दिस। थर्ड, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, बायर पैसे देता है सामान खरीद, पेंटिंग आर्ट वर्क खरीदने के, है ना, तो कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होगी इसमें, तो इसलिए उसको सप्लाई माना जाता है, ठीक है। Third one is no claim bonus. So this thing is quite popular when you avail insurance, ठीक है। वेरी बेसिक एग्जांपल इज़ ऑफ मोटर इंश्योरेंस। जब हम गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते हैं उसमें क्या होता है, इफ़ फॉर अ सर्टेन टाइम इफ़ यू डू नॉट अवेल द इंश्योरेंस फॉर योर मोटर व्हीकल, सो द कंपनी गिव्स यू अ बोनस कि for this much time you haven't taken any claim from us, so we would like to give you a bonus, है ना, ठीक है। ऑल्सो कहते हैं, और उस बोनस को हम कहते हैं नो क्लेम बोनस, राइट। अब इसमें क्या लिखा है, बेसिकली इशू क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द इशू। इशू ये था कि जो कंसिडरेशन हमें मिलती है, ठीक, जो हमें मिलती है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको जो कंसिडरेशन मिलती है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्या उसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब क्यों मिलता है ये बोनस, वो भी लिखा है, फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। मैंने गाड़ी ली, 4-5 साल चलाई, उस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इंश्योरेंस तो करा रखी थी, मैंडेटरी है वो, वाइल परचेजिंग द व्हीकल यू हैव टू टेक इंश्योरेंस, ठीक है। अब 5 साल मैंने गाड़ी चलाई, मैंने एक बार भी क्लेम नहीं लिया, कंपनी को तो पैसे देने नहीं पड़े क्योंकि मैंने क्लेम ही नहीं किया, राइट। तो इसीलिए क्योंकि मैंने क्लेम नहीं किया, आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग एन इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग दीज 5 years in my example. Out of that they give us a bonus, that is a no claim bonus, ठीक है, पैसे देती है वो, it is a consideration and this is a very common practice in the insurance sector, ठीक है ना। ओके, तो कंसर्न यही है कि इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, राइट। तो CBIC ने थ्रू अ सर्कुलर ये क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ पे कोई सप्लायर नहीं प्रोवाइड करा है इंश्योर्ड पर्सन कौन है, मैं हूँ, मैंने इंश्योरेंस लिया, मैं इंश्योर्ड पर्सन हूँ, मैंने थोड़ी ना कोई सप्लाई करी है उनको,
है ना, जस्ट बाई रिफ्रेनिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग अ क्लेम, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी क्लेम करने की, मैंने कोई सप्लाई थोड़ी ना कर दी उनको, है ना, मैं तो आराम से बैठा हूँ अपना, है ना, मैंने कोई सप्लाई नहीं करी है, ठीक है। इसीलिए नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड, ठीक है ना। अब किसी चीज़ के बदले ही कंसिडरेशन होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर आप किसी कन्फेक्शनरी स्टोर से कुछ ख़रीदते हो तो आप पैसे देते हो और उसके बदले में कुछ चीज़ लेते हो, राइट। किसी चीज़ के बदले में आप कुछ पे करते हो, राइट, आप कुछ पे करते हो, उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिली। यहाँ पे मुझे पैसे मिले फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, पर मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं, उसको सप्लाई नहीं माना जाता। सो दिस वॉज सर्कुलर 186/1822 विच वॉज dated 27 December 2022, ठीक है। These are whatever we just saw, ठीक है ना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं, ठीक है। रॉयल टर्फ रेस क्लब is engaged in facilitating the wagering, means betting, transactions on horses placed through totalizator, ओके। तो एक रॉयल टर्फ रेस क्लब करके क्लब है जहाँ पे हॉर्स रेस होती हैं, राइट, और हॉर्स रेस पे आप बैटिंग करते हो, वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है ना। इफ़ यू गो टू एनी हॉर्स लाइक रेसिंग क्लब, वहाँ पे हॉर्स रेसेस होती हैं एंड पीपल एक्चुअली बेट देयर मनी ऑन विच हॉर्स इज़ गोइंग टू विन दिस रेस, ठीक है ना। अब आप बैटिंग करते हो थ्रू समथिंग कॉल्ड टोटलाइजेटर, ठीक है, इसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। एक डिवाइस होती है विच शोज द नंबर एंड अमाउंट ऑफ बेट्स टेक्ड ऑन अ रेस टू फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ द टोटल अमाउंट दोज बैकिंग द विनर, ठीक है। तो एक डिवाइस है कि कितने नंबर ऑफ बेट्स इस रेस पे अब तक हो चुके हैं और उनका क्या क्या अमाउंट था, है ना। जो बेट जीतेगा सारा जो अमाउंट है उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा है डोज बैकिंग द विनर, ठीक है। तो ये डिवाइस है। अब ये बैटिंग तो आप कर रहे हो थ्रू दिस डिवाइस, ठीक है। अब क्या है कि रॉयल टर्फ रेस क्लब है, अब लोग बैटिंग कर रहे हैं, वो जो भी जिसकी बैट सही हो जाएगी उसको पैसे मिल जाएंगे, पर ये क्लब क्या कमाएगा उसमें से, क्लब को मिलती है कमीशन, ठीक है। जो टोटल बैट की वैल्यू है उसमें से उनको वो डिडक्ट करते हैं कुछ अमाउंट और अपने पास रिटेन करते हैं एज अ कमीशन, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज हैं ये तो सप्लाई मानी जाएंगी, क्योंकि जो रेस क्लब की एक्टिविटी हो रही है वो तो उनके बिजनेस में आ रही है ना, है ना, राइट, क्योंकि इसमें सर्विसेज भी आप कर रहे हो प्रोवाइड, है ना। उसके बाद इसमें उनका बिज़नेस भी है, रेस क्लब का तो यही बिज़नेस है ना, और इसमें कंसिडरेशन भी है, पैसे तो इन्वॉल्व हैं ही, है ना। तो इसलिए ये सप्लाई के अंदर कवर्ड है, ओके। चलो अब हम आ गए हैं शेड्यूल 1 पे, जो मैंने कहा था शेड्यूल वन काफ़ी सिंपल है, अच्छे से समझना पड़ेगा भाई एक बार और क्लियर हो जाएगा ये। शेड्यूल 1 का नाम एक बार हमने पढ़ लिया था ऊपर, एक और बार पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 1 इज़ the activities which are to be treated as a supply even if made without consideration, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 ही पॉइंट हैं, पैरास कहते हैं जिनको, ठीक है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स।
परमानेंटली मैंने ट्रांसफ़र कर दी या मैंने अपने बिजनेस के एसेट को डिस्पोज कर दिया, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ठीक है, अब मान लो मेरी कंपनी है ए, ठीक है, नाउ आई एम सेलिंग फर्नीचर, राइट। अब फर्नीचर जो मैं सेल कर रहा हूँ दैट इज़ मेड ऑफ मेनली वुड फर्नीचर है। अब लकड़ी जो है वो उसको टेबल की फॉर्म में जो शेप करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, सब कुछ होता है, वो मैं नहीं करता। आई एम अ ट्रेडर, मैं बेचता हूँ बस कस्टमर को। ठीक है, जो सारा फर्नीचर है वुड फर्नीचर वो मैं प्रोक्योर करता हूँ फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, राइट। लेट्स से मैन्युफैक्चरर सी, ठीक है, वो मेरे को बेचता है वुडन फर्नीचर। ठीक है, मैं आगे बेचता हूँ टू द रिटेल मार्केट, राइट, दिस रिटेल मार्केट है ना। अब मैंने रिटेल मार्केट को ये बेचा, ठीक है। अब जब मैं प्रोक्योर करता हूँ वुडन फर्नीचर तो मैं कुछ पेमेंट भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली, राइट। अपने जब मैं ख़रीद रहा हूँ मैन्युफैक्चरर से तो आई एम मेकिंग सम पेमेंट। अब जब मैं वो पेमेंट कर रहा हूँ तो उस पर भी तो जीएसटी एप्लीकेबल है ना, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। ठीक है, अब जब मैं आगे बेचूंगा सामान उसमें मैं जीएसटी कलेक्ट करूँगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ केसेस में मोस्टली अगर क्रेडिट ना मिलता है तो उसमें डबल टैक्सेशन हो जाती है, क्योंकि मैं पहले भी टैक्स पे कर रहा हूँ, अब मैंने वापस टैक्स पे कर दिया सरकार को, है ना। क्योंकि मैं ख़रीद कम पे रहा हूँ और बेच ज़्यादा में रहा हूँ तो टैक्स वो डिफरेंस आ गया जीएसटी के अमाउंट में, वो मेरी जेब से जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मैकेनिज़्म बनाया है विच इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, जो भी मैंने प्रोक्योरमेंट्स करी हैं और उन प्रोक्योरमेंट्स में जितना भी मैंने जीएसटी पे किया है उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जब मैं अपनी टैक्स की रिटर्न भरूँगा और मैं टैक्स पे करूँगा वो टैक्सेबल अमाउंट से आई कैन डिडक्ट द क्रेडिट विच इज़ अवेलेबल, राइट। मान लो मैंने सामान बेचा और 100 रुपये का अमाउंट मेरे को टैक्स पे करना है, लेकिन जब मैंने ख़रीदा था तो मैंने 80 रुपये का टैक्स पे किया था ऑलरेडी, तो मैं अपना 80 रुपीज़ उसमें से डिडक्ट कर लूँगा और सिर्फ बैलेंस 20 का मैं टैक्स पे करूँगा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज़्म है विच इज़ नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चलो वो सब तो हो गया, बट शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 1 कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैंने अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए एक एसेट ख़रीदा है। ठीक है, उसमें मैंने इनपुट टैक्स भी अवेल कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी कहते हैं, आईटीसी अवेल कर लिया। बट मैंने क्या किया, उसको परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया या डिस्पोज कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब सरकार ने मुझे जब आईटीसी दिया तो वो ये सोच के दिया कि मैं आगे इसका सेल करूँगा, है ना, और आगे जब सेल करूँगा तो उनको मैं टैक्स की पेमेंट करूँगा तो उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आईटीसी भी क्लेम कर लिया और मैंने आगे बेचा भी नहीं, तो सरकार को क्या हुआ, टैक्स का नुकसान हो गया, है ना, क्योंकि मैंने क्रेडिट मेरे पास आ गया और मैंने टैक्स तो भरा ही नहीं, है ना, टैक्स भरा ही नहीं मैंने क्योंकि मैंने सेल ही नहीं करी, राइट। तो इस केस में ये शेड्यूल 1 में आ जाता है। ठीक है, शेड्यूल 1 में आने का इसका ये मतलब है कि चाहे मैंने इसको डिस्पोज कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया परमानेंटली, फिर भी इसको सप्लाई में माना जाएगा। ठीक है, डन, ओके। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ
between the related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business. ठीक है. सप्लाई क्या हो रहा है इसमें, ब्रेक डाउन करते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस या दोनों, ठीक है, ये हो रहा है किसके बीच में हो रहा है सप्लाई, रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि माई बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट. अब मैंने अपने ही पैन पे एक और रजिस्ट्रेशन ली है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है. अब वो है तो एक ही पैन पे है मेरा ही बिज़नेस, वो बस स्टेट अलग अलग है एंड क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन अलग है तो फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी उसको दो अलग माना जाता है, दो अलग बिजनेस माने जाते हैं उसको, राइट. ठीक है. या फिर मैंने अपने ही रिलेटिव को सप्लाई कर दिया, है ना, अपनी सब्सिडी अपनी होल्डिंग को किया सप्लाई, उसको माना ये उसमें ये बात कहते हैं वो. ठीक है. तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो. मैंने अपने महाराष्ट्र की फैक्ट्री से अपनी कर्नाटका की फैक्ट्री में गुड्स भेजे. ठीक है. मैंने गुड्स भेजे, ऑब्वियसली पैसे तो लूँगा नहीं मैं, अपनी इंटर फैक्ट्री ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं मेरे, पैसे तो मैं लूँगा नहीं वहाँ से. लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको भी सप्लाई माना जाएगा चाहे विदाउट कंसिडरेशन है, ट्रांसफ़र हो रहा है, माना जाएगा. ऊपर हमने ट्रांसफ़र जब पढ़ा था सेक्शन 71A में, तो उसमें ये कंडीशन थी कि ये कंसिडरेशन भी होना चाहिए इसमें, है ना. बट इसमें कंसिडरेशन नहीं आ रहा, फिर भी इसको सप्लाई माना जा रहा है क्योंकि ये शेड्यूल 1 में फॉल करता है. ठीक है. नीचे क्या लिखा है इसके, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. ठीक है. ये कह रहा है कि गुड्स जो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को दिए, आई एम एन एम्प्लॉई, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है गिफ्ट्स की वो 50,000 से नीचे की है. ठीक है. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. ठीक है. कोई भी एग्जाम्पल ले लो. मेरे को 20,000 का मोबाइल गिफ्ट किया, इसकी वैल्यू 20,000 है, इट इज़ बिलो दी लिमिट ऑफ 50,000 जो यहाँ पे लिखी है लिमिट, उसके नीचे है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को कुछ भी गिफ्ट किया विच इज़ अबव द लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज़ इन वैल्यू इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो वो दैट विल फॉल अंडर सप्लाई. ठीक है. यही लिखा है. थर्ड, अब थर्ड जो पैरा है ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट दैट फोकसेस ओनली ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो ये कह रहा है कि व्हेन अ प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स टू हिज एजेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप तो सबने पढ़ाया हुआ है, वेरी कॉमन, है ना. अब मैं प्रिंसिपल हूँ एंड आई हैव एन एजेंट. मैंने अपने साइड से अपने एजेंट को गुड सप्लाई कर दिया. ठीक है. जहाँ पर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. ठीक है. एजेंट मेरे ही बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है जो मैंने उसको सप्लाई कर दी. ठीक है. इस केस में क्या है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है कोई, है ना. मैंने अपने एजेंट को गुड्स भेज दिए कि तू बेच, मेरे बिहाफ पे बेच, सप्लाई कर. तो ऑब्वियसली जब मैंने उसको गुड्स दिए तो मैं पैसे तो दूंगा नहीं, पैसे तो ना लूँगा ना दूंगा, है ना. कोई लेन देन पैसों का इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि जब वो एंड कस्टमर को बेचेगा तब जो पैसे आएंगे उसमें से वो मुझे पैसे देगा, है ना. अभी तो ना दे देगा. लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, उसको भी सप्लाई में माना जाएगा इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन. एजेंट प्रिंसिपल की ट्रांसफर फिर भी उसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में. ठीक है. अब उसी का ही बी पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट हमने देख लिया, बी पार्ट क्या कहता है. जब एक, अब उल्टा हो रहा है, जब एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड सप्लाई कर रहा है
जहाँ पे एजेंट उस गुड्स को रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो रहा है, मेरा एक एजेंट है ना, अब मैं गुड्स प्रोक्योर कर रहा हूँ, गुड्स मेरे को डिलीवर होंगे। मैंने अपने एजेंट को कहा कि सुन एजेंट, मेरे बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर, राइट। मेरे बिहाफ पे एजेंट ने गुड्स रिसीव कर लिए। अब वो गुड्स मेरे को सप्लाई भी करेगा, मेरे को देगा जो उसने मेरे लिए रिसीव किए हैं। तो ये जो सप्लाई हो रही है फ्रॉम द एजेंट टू द प्रिंसिपल, जो एजेंट ने गुड्स रिसीव किए उसने मुझे भेजे, मुझे सप्लाई किए, तो ये सप्लाई जो हुई है उस वो कवर है शेड्यूल 1 के अंदर, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन तो कोई हो नहीं रही है ना। जब मैंने प्रोक्योर किए, एजेंट ने रिसीव किए वो गुड्स, एजेंट ने पैसे भर दिए सप्लायर को। अब जब वो मुझे दे रहा है गुड्स, मेरे ही गुड्स मुझे दे रहा है, तो पैसे तो लेगा नहीं वो, है ना। तो कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, इसे भी हम शेड्यूल 1 में कवर करते हैं, दिस इज़ अ सप्लाई। ठीक है, 4th पैरा, दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, बट दिस इज़ फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस है जो हमने ऊपर देखा था सेक्शन 7 में, और एक जो हम ये अभी देख रहे हैं, सिर्फ इस लाइन में ही एक डिफरेंस है। ऊपर जब हमने पढ़ा उसमें लिखा था कि वेदर और नॉट इट इज़ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि इट इज़ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है कि ओके, मैंने कोई भी टाइप ऑफ सर्विस अवेल करी है आउटसाइड इंडिया, मतलब फ्रॉम आउटसाइड इंडिया मैंने कोई भी सर्विस इम्पोर्ट करी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और मैंने पैसे नहीं दिए उसके, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है ना, वो मेरे बिज़नेस के लिए है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल भी आता है, वो आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। या इसके ना एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ो, काफ़ी क्लैरिटी मिलती है उससे। ठीक है, ओके। या सो मिस्टर चकमक, who is a proprietor registered in Delhi, has sought architect services from his son located in the US with respect to his newly constructed house in Delhi. So एक proprietor है who is based in Delhi, और उसका एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है इन दिल्ली, जिसके लिए उसने अपने ही बेटे से, फ्रॉम हिज ओन सन हु इज़ लिविंग इन द US, he has sought architect services. दिस इज़ प्योरली पर्सनल यूज़, क्योंकि है वो प्रोप्राइटर, बट अपने घर के लिए वो सर्विसेज लेता है फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम हिज सन। ठीक है, अब सर्विसेज तो उसने रिसीव कर ली विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, फिर भी इट विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बिन नॉट बिन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंसिडरेशन तो आई नहीं। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगा कि कंसिडरेशन नहीं आई है, ये सीधा चला गया शेड्यूल 1 में। ठीक है, अब शेड्यूल 1 में तो गया, फिर हमने चेक किया कि क्या ये उसके बिज़नेस के लिए था, वॉज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस? No, it was for his personal use. For his own house, he had taken architect services, not for any business use. And that is why
इट हैज़ नॉट क्वालिफाइड एज सप्लाई, है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं विच आर वेरी कॉमन इन द मार्केट, सो ये भी हमें पता होना चाहिए. ओके, फर्स्ट इज़ फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स. यू मस्ट हैव सीन, जब कोई नया प्रोडक्ट आना होता है तो कस्टमर्स को उसका सैम्पल देते हैं कि आप ये ट्राई करो फॉर फ्री. ठीक है, फ्री में ट्राई करो. अगर आपको ये सैम्पल यूज़ करके अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, देन यू कैन परचेज मोर एज़ पर योर विल. ठीक है, तो सैम्पल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई. दे आर नॉट क्वालिफाइंग एज अ सप्लाई अंडर GST एक्सेप्ट वेयर इट फॉल्स इन शेड्यूल 1, है ना? शेड्यूल 1 में कहाँ फॉल होता है? पैरा नंबर 1, परमानेंट डिस्पोजल, permanent transfer and disposal of business assets on which input tax has been availed, input tax credit has been availed. ठीक है, अगर उसमें नहीं आता तो ये सप्लाई में नहीं माना जाएगा. ठीक है, वेरी इजी. सेकंड, अ वेरी पॉपुलर स्कीम, बाय वन गेट वन. ठीक है, अब जब हम बाय वन गेट वन का कोई ऑफ़र लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई शर्ट ली, एनी शर्ट आई हैव परचेज, और उसके बदले मुझे एक फ्री शर्ट और मिल गई, तो हमें क्या लगता है, वॉट इट अपीयर्स टू अस एट द फर्स्ट ग्लैंस, कि जो मुझे दूसरी शर्ट मिली है फ्री में, दैट इज़ सप्लाइड टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन. लेकिन इन फैक्ट इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स. वो फ्री में नहीं मिली मेरे को एक्चुअली, but it is a case of 2 or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply. ठीक है, बेसिकली मेरे को एक शर्ट की प्राइस पे 2 शर्ट्स मिल रही हैं. ठीक है, यही लिखा है, it can be treated as supplying 2 goods for the price of 1, है ना? ऐसा नहीं है कि वो दूसरी शर्ट मेरे को फ्री मिल गई है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा. मैं ये कहूँगा कि मुझे एक शर्ट की प्राइस पे 2 शर्ट्स मिल रही हैं. ठीक है, चलो ओके. तो अभी हमने इस पार्ट में सेक्शन 7 पूरा देख लिया, ऑल ऑफ द सब सेक्शन एंड ऑल ऑफ द क्लॉज ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट, और दूसरा हमने शेड्यूल 1 पूरा देख लिया. साथ में थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी देख लिए, थोड़े एक्स्ट्रा जो उन्होंने इसमें स्कीम केसेस दे रखे थे, जो हमने ऊपर NCB का एक देखा था, नो क्लेम बोनस का, आर्ट गैलरीज, है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वाली चैरिटी का देखा था, दैट वाज फॉर सेक्शन 7. जो ये हम देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर शेड्यूल 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 7 एक ख़त्म हो गया और एक हमारा शेड्यूल 1 पूरा ख़त्म हो गया. ठीक है, इसके आगे का जो भी होगा, दैट इज़ सेक्शन 8 आएगा इसमें आगे, फिर इसमें आगे शेड्यूल 2 एंड 3 भी आएगा. ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. तो इस पार्ट के लिए इतना ही. अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, देन प्लीज़ कंसिडर liking the video, subscribing to the channel, and sharing it with your friends. Okay, we'll keep coming with the other subjects also. I'm a CA finalist, right? We'll crack CA intermediate together. Yeah, keep studying hard. Yeah, good luck. Bye.